हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज भी इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो अपने डीसी जनरेटर पढ़ा, यानी डीसी जनरेटर के सभी पार्ट्स पढ़े, अपने सीरीज जनरेटर भी पढ़ा, शंट भी पढ़ा और कंपाउंड जनरेटर भी पढ़ा। तो इन जो अपने जितने भी जनरेटर है, इन जनरेटरों में जो अपने क्या होती है, जो रिएक्शंस होते हैं यानी जो सतियाँ होती है, सतियाँ यानी वोल्टेज के मान में जो गिरावट आती है, उस गिरावट के कारण पढ़े हमने जाना कि एक कारण होता है आर्मेचर रिएक्शन और जो दूसरा कारण होता है वो होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप, यानी जो आपके आर्मेचर द्वारा जो क्या की जाती है, वोल्टेज को ड्रॉप की जाती है वो एक आपकी आर्मेचर रिएक्शन। तो मैं आज इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं आर्मेचर रिएक्शन की। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए आर्मेचर रिएक्शन देखिए जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ये किसके साथ परिवर्तन होता है, लोड के साथ परिवर्तन होता है। और देखिए लोड के साथ परिवर्तन ये किसके द्वारा होता है, ये रिएक्शन जो किया जाता है ये किसके कारण होता है, लोड परिवर्तन से जो प्रभाव पड़ता है ये प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, आर्मेचर के ऊपर पड़ेगा। तो देखिए ये प्रभाव दो तरीके से पड़ता है। तो जिसे एक प्रभाव को तो बोलेंगे अपन प्रतिचुंबकन प्रभाव, इसी प्रभाव को ये बोलता है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। देखिए इसी के अलावा इसका जो नाम होता है वो होता है आपके क्रॉस चुंबकन प्रभाव। और इस प्रभाव के कारण क्या होता है हम इसकी बात करने वाले हैं आज, ठीक है। और जो दूसरा प्रभाव होगा वो होगा आपके बीच चुंबकन प्रभाव। और ये जो बीच चुंबकन प्रभाव होता है ये क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल करता है। दुर्बल का मतलब उनको कमजोर बनाता है या उनकी संख्या में क्या कर देता है, कमी कर देता है। इसको और किस नाम से जानते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग। इफेक्ट बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, आपके प्रतिचुंबकन प्रभाव। और देखिए अगर मैं सामान्यतः एक जनरेटर की बात करता हूं तो जनरेटर के अंदर क्या होता है, यहां पर ये आपकी फील्ड होती है, ठीक है। और फील्ड के ऊपर क्या लिपटा होता है आपके, यानी यहां पर आपकी वाइंडिंग लिपटी होगी। तो वाइंडिंग देखो यहां पर ये मैंने क्या बना दिया, आपके पोल शू बना दिए। और यहां पर ये क्या लिपटी हुई है, आपकी पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग लिपटी हुई है। इसके बाद में यहाँ पर जो होता है वो होता है आपके आर्मेचर। और आर्मेचर के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, आर्मेचर में यहाँ पर चालक कंडक्टर्स होते हैं, एक तरफ प्लस प्लस और एक तरफ माइनस माइनस, यानी डॉट डॉट। देखिए यहां पर क्या होता है, जनरेटर ईएमएफ प्रेरित करता है। तो यहां पर देखिए जो जिस साइड में अपने को यहां से आर्मेचर के, यानी यहां पर आपके क्या होता है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर पर यहां पर क्या लगे होते हैं, कार्बन ब्रश लगे होते हैं। और कार्बन ब्रशों से सप्लाई किसको दी जाती है, फील्ड को दी जाती है। ये देखिए यहां से दे दिया है। और यहां पर आप क्या प्राप्त कर सकते हो, आपका लोड के लिए आउटपुट प्राप्त कर सकते हो। यहां पर क्या जुड़ जाएगा, आपका लोड। अब बात करते हैं जो आपका आर्मेचर होता है, यानी जब आप लोड में वृद्धि करते हो, यानी पैरेलल में जब लोड जोड़ोगे तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, आपका इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, यहाँ पर लोड की करंट बढ़ने से बढ़ती है किसकी, आर्मेचर, जो आपके शंट फील्ड की करंट होती है और ये आपकी कौन सी होती है, लोड की करंट। ये दोनों करंटों का जो योग होता है वो कौन सी करंट के बराबर होता है, आपके आर्मेचर की करंट के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यहां पर अपन कह सकते हैं जब भी लोड में परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, आपके आर्मेचर के ऊपर पड़ेगा। और मैंने इसका प्रभाव दो तरीके से बताया, पहला है प्रतिचुंबकन प्रभाव जिसे क्रॉस चुंबकन प्रभाव भी कहते हैं। तो देखिए इस प्रभाव के कारण क्या होगा, तो देखिए इस प्रभाव के कारण देखिए ये हमारी स्टार्टिंग के समय क्या मानते हैं, फील्ड की क्या मानते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है।
और ये इसके अंदर क्या रखा हुआ है, कंडक्टर। ठीक है, और यहां कंडक्टर के अंदर यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर ये आपकी क्या जुड़ी होती है, स्लिप रिंग जुड़ी होती है, और स्लिप रिंग के साथ यहां पर कार्बन ब्रशेज, और यहां पर क्या जुड़ा होता है, आपका लोड संयोजित होता है। देखिए, जब भी मैं यहां पर लोड के मान में वृद्धि करता हूं, तो लोड के मान में वृद्धि करने से किस पे प्रभाव पड़ा, आर्मेचर की करंट पर, और आर्मेचर की जो करंट होती है उसके करंट के बढ़ने से आर्मेचर में जो पैदा होने वाला जो फ्लक्स होता है उसके मान में क्या हो जाती है, आपके वृद्धि हो जाती है। यानी सिंप्लीफाई तौर पर अगर मैं कहूं आपको कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो कह सकते हैं अपन कि आर्मेचर द्वारा आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर डाला गया प्रभाव क्या कहलाता है, आपका आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो ये प्रभाव मैंने आपको दो तरीके से बताए हैं, एक होता है आपका प्रतिचुंबकन प्रभाव, दूसरा है विचुंबकन प्रभाव। तो देखिए, दोनों प्रकार के ये प्रभाव होंगे, ये किस प्रकार से डाले जाएंगे, देखो ये किस प्रकार से लगेंगे, और ये किस पे लगते हैं, ये आपका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, यानी मुख्य चुंबकीय क्षेत्र यानी आपकी जो पोलों में जो पैदा होने वाला जो फ्लक्स होता है उसके ऊपर ये प्रभाव डालता है। किसका फ्लक्स डालता है, आर्मेचर का फ्लक्स डालता है। तो देखिए, आर्मेचर का फ्लक्स होगा वो किस प्रकार से, तो मैं इसके और भी डायग्राम्स द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, इसमें यहां पर जब करंट बहेगी तो इस प्रकार से यहां से, यानी देखो इधर से क्या मिल रहा है, प्लस, और इधर से माइनस, जिधर से करंट निकलती है उसको प्लस बोला जाता है, और जिधर से करंट प्रवेश करती है कार्बन ब्रशों से उसको अपन क्या बोलते हैं, माइनस। लेकिन अगर चालक के अंदर की बात करें तो देखिए, चालक के अंदर एक होता है डॉट और क्रॉस का नियम, डॉट और क्रॉस का नियम। तो देखिए, जो डॉट और क्रॉस का नियम होता है वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, एक होता है डॉट का नियम और एक होता है क्रॉस का नियम। तो देखिए, डॉट का नियम और क्रॉस का नियम बहुत इजी होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जिधर से करंट का प्रवाह अंदर की तरफ होता है उसको दिखाया जाता है क्रॉस या प्लस के द्वारा, और जिधर से करंट बाहर की ओर निकलती है उसको बोला जाता है डॉट के द्वारा। यानी कि चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, हम सभी जगह इस क्रॉस और डॉट के नियम का प्रयोग करेंगे। तो अपन को क्या देखना पड़ेगा, जिस तरफ से करंट चालक के अंदर प्रवेश करती है उसको क्रॉस के द्वारा दिखाया जाएगा, और जिस तरफ से बाहर की तरफ निकलती है उसको बोला जाएगा डॉट का नियम। तो देखिए, इससे क्या होगी, चालक से करंट बाहर आती है, और इसमें क्या होगा, चालक में करंट प्रवेश करती है। तो देखिए, मैंने ये एक चालक लिया है, यहां पर मैंने कोई डॉट और क्रॉस का नियम अभी तक नहीं लगाया है। मैं अगला जो डायग्राम बनाऊंगा तो वहां पर मैं यहां पर जो अपने प्रेरित ईएमएफ हो रही है उसकी अपन डायरेक्शन नहीं देखेंगे, अंदर की जो डायरेक्शन है, देखो मैंने अभी बताया करंट अंदर की ओर जाए तो उसको किसके द्वारा दिखाया जाएगा, प्लस के द्वारा दिखाया जाएगा। जिस तरफ से बाहर निकलती है उसको किसके द्वारा दिखाया जाएगा, डॉट के द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जहां से अंदर जाती है उसको अपन क्रॉस के द्वारा दिखा सकते हैं, और जहां से बाहर निकलती है उसको क्या बोल सकते हैं, डॉट बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है डॉट और क्रॉस का नियम। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि यहां पर ये इसका क्या, देखो यहां पर जो है ये आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स जनरेट होता है, यानी यहां पर इसके चारों ओर एक फ्लक्स जनरेट होगा जिसको अपन बोलते हैं सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र, सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यदि किसी चालक के अंदर करंट का प्रवाह कर दिया जाए, यदि किसी सीधे चालक के अंदर करंट का प्रवाह कर दिया जाता है तो उस चालक के चारों ओर एक सकेंद्र यानी जिसका केंद्र एक हो और बहुत सारी बल रेखा यानी वृत्ताकार आकृति में, ठीक है, उसे बोलते हैं सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा भी यही होती है जिसका केंद्र एक हो, और यानी केंद्र एक हो और देखो उसके ऊपर बाहर बहुत सारे क्या हो, वृत्त हो, तो वो कौन से वृत्त कहलाते हैं, आपके सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, किसी चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ये किस प्रकार का बनता है, सकेंद्रीय प्रकार का। और इसकी यानी इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसकी दिशा हम किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उस नियम को अपन बोलेंगे या तो कॉर्क स्क्रू, जिसे आप पेच का नियम भी कहते हो, ठीक है, या फिर दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम जिसे बोला जाता है। एक होता है दाहिने हाथ का पाम जिसे आप बोलते हो हथेली का नियम, ठीक है, और एक होता है कॉर्क स्क्रू का नियम। तो यहां पर आप दाएं हाथ के
अंगूठे का नियम का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है उसको दो नियमों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको देखो नियम से ही बताऊंगा। अब देखिए यहां से जो है वो करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो यहां पर जो फ्लक्स होगा इधर से निकलेगा, ये दाहिना हाथ है अपना, इधर से फ्लक्स निकलेगा और इधर से करंट यानी फ्लक्स होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये देखो अंदर की तरफ चला गया और यहां से ये बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, ये मैं आपको एक सीधे यानी सिंपल डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास और करूंगा। तो देखिए यहां पर इसकी बात करते हैं तो यहां पर जो है वो करंट नीचे की ओर है और फ्लक्स जो है आपका यानी कि किस तरीके से दिखाई देगा, इधर से निकलता हुआ और इधर से अंदर प्रवेश करता हुआ। तो देखिए इसको और बेटर तरीके से अपन देखें तो कैसे देख सकते हैं। तो देखिए ये आपका एन पोल है, ये आपका एस पोल है। यहां पर मैं क्या लेता हूं, एक बहुत सारे चालक है अपने आर्मेचर के अंदर। तो देखिए चालक के अंदर मैंने आर्मेचर के अंदर बहुत सारे चालक ले लिए हैं। ठीक है, और ये आर्मेचर के अंदर चालक लिए हैं तो एक तरफ मैंने यहां पर क्रॉस दिया है, ये क्या है आपका डॉट, यानी यहां से करंट होगी। अब देखिए इनमें अगर नियम लगाए जाएं तो यहां पर क्या होगा, करंट अंदर की तरफ जाएगी। अंदर की मतलब यहां पर जो इनका फ्लक्स पैदा होगा इधर से इस प्रकार का और इधर से ऊपर उठाने वाला। ठीक है, जबकि इनमें इन कंडक्टरों के अंदर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा सेकेंडरी प्रकार का, वो किस प्रकार का होगा, तो इसमें देखो करंट बाहर की तरफ निकलेगी तो इस प्रकार का होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए यहां से जो बल रेखाएं जाती है सीधी मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जाती है, तो जैसे ही मैं लोड का मान बढ़ाऊंगा तो इस आर्मेचर के अंदर जो ये चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है इसके मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। वही क्या कहलाया, आर्मेचर रिएक्शन। तो देखो ये प्रभाव कैसे कैसे डाल रहा है, तो प्रभाव की बात करते हैं। तो देखिए देखिए अब इसमें क्या है कि जो कंडक्टर है अपना वो इधर से देखो ये बल रेखाएं एन से एस की ओर है। अगर एक कंडक्टर की ही बात करूं मैं सिर्फ, तो यहां पर अगर एक कंडक्टर का भी आप देखोगे तो इधर क्रॉस है, इधर आपका क्या है डॉट है। तो यहां पर क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर दबाने का प्रयास करेगा और ये इस चुंबकीय क्षेत्र को उठाएगा। तो यहां से कुछ बल रेखाएं सीधी निकल जाएगी यहां से। लेकिन जो कुछ बल रेखाएं हैं देखो यहां पर जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र सीधा जाता है यहां से, ये इसको क्या करेगा इधर से उठाने का, यानी इधर धक्का लगाएगा तो यहां पर क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यानी यहां ऊपर की ओर बल रेखाओं की संख्या में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। जबकि यहां नीचे जो है बल रेखाओं की संख्या में क्या हो गई, आपकी कुछ बल रेखाएं जा रही है, मतलब कमी हो गई। ठीक है, अब यहां से ये इधर से जो इस आर्मेचर के कंडक्टर का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है, तो ये इसको इधर से क्या करेगा, दबाने का प्रयास करेगा, मतलब कि इस प्रकार से। तो यहां पर अब देखो यहां से ऐसे घूमकर ऐसे आता है आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, तो वापस उठाने का प्रयास करेगा तो यहां पर सीधा निकल जाएगा। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां पर जो यहां पर ये आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, इसने क्या किया कि जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र था आपका, इस मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के को क्या कर दिया, इसने तिरछा कर दिया। तो तिरछा कर दिया तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो प्रभाव से पहले एक चीज और अपन बता देते हैं कि यहां पर जो होता है, देखिए दो चीज होती है, एक तो होता है एमएनए और एक होता है आपका जीएनए। तो देखिए जीएनए और एमएनए की बात करता हूं मैं सबसे पहले। तो एमएनए की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्स, इसको हिंदी के अंदर कहते हैं चुंबकीय उदासीन अक्स। देखिए यानी इसकी अगर परिभाषा दूं मैं तो परिभाषा के रूप में क्या बता सकता हूं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, बल रेखाओं के लंबवत अक्स को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय उदासीन अक्स कहते हैं। जबकि आपके ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्स यानी जो जीएनए होता है, वो जीएनए की परिभाषा देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं जीएनए, देखो जीएनए की फुल फॉर्म होती है, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं ज्यामितीय उदासीन अक्स। देखिए ये क्या होता है, ये जो होता है अपन इसकी परिभाषा दें तो परिभाषा के रूप में क्या बता सकता हूं कि जो दो पोल होते हैं, या जो दो नजदीक सबसे नजदीक जो नजदीक वाले जो पोल होते हैं उनके पोलों के बीच का जो अक्स होता है, यानी उन दोनों को प्रत्यक्षित करने वाला या बीच में से काटने वाला जो आपका अक्स होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय उदासीन अक्स। तो इसको बोल सकता हूं मैं दो समुन्नत, मतलब दो नजदीक
पोलों के लंबवत अक्ष क्या कहलाता है? ज्यामितीय उदासीन अक्ष कहलाता है। तो देखिए अपने पोल ऐसे हैं, इनका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से जाएगा। तो देखिए पोल हमेशा अपनी जगह स्थिर रहते हैं, पोल कभी भी परिवर्तन नहीं होते। तो देखिए इनके लंबवत तल कौन सा होगा? आपका ये होगा, यानी इसका GNA होगा, वो कहाँ होगा? यही होगा। अब मैं बात कर रहा हूं जब चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सीधा जा रहा है, मतलब N से S की ओर प्रवाहित हो रहा है, बिल्कुल सीधा है, चुंबकीय बल रेखाओं में कोई डिस्ट्रॉयड पैदा नहीं हुआ, ठीक है, डिस्टॉर्ड यानी आपके विकृति पैदा नहीं हुई है, विकृति पैदा हो जाती है तो देखिए क्या होगा? विकृति के ये जो यहाँ पर पैदा हुई है इसको बोलते हैं अपन विकृति, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बोलते हैं। तो देखिए अभी तक सीधा है, तो इसके पोल जब यहाँ पर है तो इसका लंबवत तल ये होगा। तो पोलों के लंबवत तल को मैंने क्या कहा? जीने कहा। और चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल को, देखिए चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है तो इसका लंबवत तल कौन सा होगा? बिल्कुल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर भी क्या होगा आपका? MNA। यानी जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यानी जब तक लोड नहीं जोड़ा जाता तब तक इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं भी तिरछी नहीं होती है, बल रेखाएं बिल्कुल सीधी रहती है। तो आपका GNA भी वहीं रहता है और आपका MNA भी वहीं रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको आर्मेचर को क्या किया? लोड से संयोजित किया। जैसे ही मैंने लोड के साथ जोड़ा आर्मेचर को, यानी कि अपना जो क्या होता है, देखिए मैं अगर बात करूं कि देखिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं अपन। जैसे आपका मैं एक शंट जनरेटर की बात कर लेता हूं। शंट जनरेटर में यहां पर क्या होता है? आर्मेचर, और यहां पर आप क्या संयोजित करते हो? लोड संयोजित करते हो। तो जैसे ही आप लोड का मान बढ़ाते हो तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा? आपके लोड का मान बढ़ाने का मतलब होता है लोड को समांतर क्रम में संयोजित करना। तो समांतर में जोड़ते हो तो रेजिस्टेंस घटता है और करंट के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इधर से करंट शंट फील्ड की, इधर से आपकी लोड की करंट, जबकि आर्मेचर की करंट देखो इंपोर्टेंट किस पे डिपेंड कर रही है? शंट फील्ड की हमेशा स्थिर मानी जाती है करंट। तो यहाँ पर जो करंट है, जो आपके लोड की करंट है, उस पर किसकी करंट निर्भर कर रही है? आर्मेचर की करंट। तो आर्मेचर की करंट में वृद्धि होने से आर्मेचर के फ्लक्स में क्या होगी? वृद्धि होगी। और फ्लक्स क्या करता है? मुख्य फ्लक्स का क्या करता है? विरोध। और देखिए विरोध करने से क्या हुआ? विरोध करने से यहां पर क्या हुआ? आर्मेचर के अंदर फ्लक्स के मान में वृद्धि होने से इन बल रेखाओं को तिरछी कर दिया। तिरछी करने का मतलब उनका विरोध किया उसने। क्या किया? इसको अपन ने क्रॉस चुंबकन प्रभाव बोला। क्या बोला? क्रॉस चुंबकन, यानी बल रेखाओं को तिरछा करने का जो गुण होता है या प्रभाव होता है, ये प्रभाव ही क्या कहलाता है? विचुंबकन प्रभाव। तो देखिए यहां पर मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई, एक तो GNA और एक MNA। तो देखिए GNA तो हमेशा पोल स्थिर है, तो आपका GNA तो हमेशा यही रहेगा। जबकि देखिए मैंने MNA की परिभाषा क्या बताई कि MNA क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं का लंबवत तल। तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार से हो चुकी है, ठीक है। तो बल रेखाएं ऐसे हो गई, तो बल रेखाओं का लंबवत तल तो कौन सा होगा? ये होगा ना। और ये आपका कौन सा है? दोनों पोलों के बीच में तो कौन सा? GNA। और यहां पर लंबवत तल, ये बल रेखाएं तिरछी हो गई तो इसका लंबवत तल ये हो गया, तो यहां पर ये हो जाएगा MNA। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तिरछा हो गया, यानी जब लोड से संयोजित करने पर आर्मेचर में करंट बही और करंट बहने के कारण आपके जो चुंबकीय क्षेत्र है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का MNA में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया, मतलब MNA खिसक गया। और देखिए MNA खिसकने की वजह से क्या हो जाता है कि यहां पर जो अपनी जो कार्बन वरसें स्थापित होती है, उन कार्बन वरसों पर स्पार्किंग होने लग जाती है। उसका रीजन समझते हैं कि यहां पर स्पार्किंग क्यों होती है। जब ये MNA खिसक गया तो कहा जाता है कि आपके यानी ये प्रतिचुंबकन प्रभाव पैदा हो गया, जिसके कारण इन कार्बन वरसों पे स्पार्किंग होती है। तो ये स्पार्किंग क्यों होती है इसकी देखते हैं। तो देखिए ये आपकी स्पार्किंग होगी वो क्यों होती है। तो मैं एक चालक की, देखो बहुत सारे चालक लिए हैं मैंने, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी चालक होगा, यहाँ पर डॉट, यहाँ डॉट, और यहां पर आपकी कार्बन ब्रश। अब देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र तिरछा हो चुका है इस प्रकार से, ये कब की बात है? जब यहां पर प्रतिचुंबकन प्रभाव पैदा हो चुका है, उसके बाद की बात है। तो यहां पर जो कॉइल रहती है, जब ये सीधा रहता है तो यहां पर ये दोनों कार्बन वरसों द्वारा क्या की जाती है? यहां पर जो कॉइल के सिरे होते हैं, यहां पर जो कंडक्टर के तार हैं दोनों, यहां पर इधर प्लस मान लीजिए, इधर माइनस, तो ये कंडक्टर जो है दोनों कार्बन वरसों द्वारा शॉर्ट हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है? शॉर्ट हो गया। और शॉर्ट होने के बाद जब सीधा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो यहां पर जो चालक रहेंगे, यहां पर जो चालक रहते हैं उनमें EMF का मान कितना रहेगा? आपके इन चालकों में EMF का मान कितना होता है? 0। लेकिन जब क्या हो जाता है,
जब चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से हो गई तो यहाँ इस पोल के इस हिस्से में तो बल रेखाओं की संख्या कम हो गई है और इस हिस्से में संख्याओं में क्या हो गई है, वृद्धि। तो यहाँ इसके नजदीक एन पोल यहाँ पर है, आपका एस पोल यहाँ पर, तो इसके नजदीक ये कंडक्टर आ चुका है। तो ये चुंबकीय, ये जो आपका शॉर्ट चालक है, देखिए ये शॉर्ट किस प्रकार से होता है ये मैं कम्यूटेशन 2 के अंदर बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर ये अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र इस कॉइल को भी काटता है और ये चुंबकीय क्षेत्र जब इस शॉर्ट कॉइल को काटेगा तो इसके अंदर एक विरोधी स्वभाव वाला क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा और वो क्या करता है, करंट के मार्ग में बाधा पैदा करता है, जिसे अपन कम्यूटेशन के अंदर जानेंगे किस प्रकार से। और उसके कारण कम्यूटेशन प्रभाव हो जाता है और स्पार्किंग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो कम्यूटेशन जो होता है वो यहीं से निकल कर आता है, यानी जब प्रतिचुंबकन प्रभाव होगा और प्रतिचुंबकन प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पर होगा, यहीं पर होगा जहां चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, सबसे ज्यादा जहां होगी वहीं प्रतिचुंबकीय क्षेत्र क्या हो, प्रतिचुंबकन प्रभाव ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। अब जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है उसको अपन बोलते हैं टीपीटी, क्या बोलते हैं, टीपीटी। और जहां चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होती है उसको बोलते हैं अपन एलपीटी, ठीक है। और यहां देखो फिर वृद्धि हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, टीपीटी। और यहां पर देखो कमी हो गई तो बल रेखाओं की संख्या में कमी है, उसको बोलेंगे एलपीटी। देखिए इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी बता देता हूं मैं। टीपीटी की फुल फॉर्म होती है ट्रेलिंग पोल टिप, इसको बोलते हैं अपन ट्रेलिंग, इसको बोलते हैं गत पोल सीड्स हिंदी के अंदर बोला जाता है। और टीपीटी जहां होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक। और जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा और ये इस शून्य ईएमएफ वाले, यानी जहां पर शून्य ईएमएफ पैदा हो रहा था स्टार्टिंग में और बल रेखाओं के तिरछी होने के कारण इस शॉर्ट वाले चालक के अंदर ईएमएफ में वृद्धि हो गई, जिसके कारण ये क्या करता है, मुख्य यानी इसमें जो करंट का प्रवाह होता है उसका विरोध करता है, जिसके कारण कार्बन वर्षों पर क्या हो जाती है, आपकी स्पार्किंग की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके कारण देखो ये टीपीटी जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, कौन सा प्रभाव ज्यादा होता है, आपका प्रतिचुंबकन प्रभाव ज्यादा होता है। एलपीटी की फुल फॉर्म इसको बोलते हैं लीडिंग पोल टिप। हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है इसको, हिंदी के अंदर बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपके अग्र पोल सीड्स। यहां पर बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र कम होता है। तो आपके मैंने टीपीटी भी बता दिया है, एलपीटी क्या होता है ये भी बता दिया है, किस जगह आपका प्रतिचुंबकन प्रभाव ज्यादा होता है और इसी जगह स्पार्किंग ज्यादा क्यों हुई। तो देखिए स्पार्किंग जब ज्यादा हो गई तो वापस मैं इन कार्बन वर्षों को इस जगह सेट करूं, यानी यहां पर अगर इसको सेट कर दूं तो क्या होगा, यहां पर जो चालक है देखिए यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी हो गई तो इन चालकों में ईएमएफ के मान में वृद्धि नहीं होगी। यानी ये जब ये शॉर्ट होंगे आमने सामने के, यहां पर ये एक सिरा यहां पर है, एक सिरा यहां पर है, इसके सामने का यहां पर है, तो इस चालक में क्या होगा, ईएमएफ का मान कितना होगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य होने के कारण ही क्या हो जाएगा, यहां पर स्पार्किंग की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो कम्यूटेशन यानी आपके कम्यूटेशन नहीं, उससे पहले मैं प्रतिचुंबकन की बात कर रहा था। तो प्रतिचुंबकन जो प्रभाव है यानी ये कार्बन आपका जो एमएनए है वो किसके एमएनए किसको कहा अपन ने, चुंबकीय बल रेखाओं का तिरछा होना। और चुंबकीय बल रेखाएं तिरछी हुई उसके लंबत तल को अपन ने क्या कहा, लंबत तल को क्या कहते हैं, एमएनए कहते हैं, यानी बल रेखाओं के लंबत तल। तो बल रेखाएं ऐसी हुई तो इसका लंबत तल ये हो गया, तो इसका एमएनए यहां पर पहुंच गया। तो ये जो एमएनए होता है, ये जो एमएनए होता है बल रेखाओं का एमएनए खिसकने के कारण अपने को कार्बन वर्षों को भी क्या करना पड़ेगा, एक बार खिसकाना पड़ेगा। यानी जब जनरेटर का निर्माण होता है उसी समय इस प्रकार से इसको बनाया जाता है कि इसका जो एमएनए है वो पहले कितना खिसकता है उसके, यानी लोड के आधार पर ये इतनी कैपेसिटी का है तो लोड भी अधिकतम रखते हैं और फिर देखते हैं कि ये कार्बन वर्षें कितनी खिसकानी पड़ती है। तो एक बार अपने को हाथ से खिसकानी पड़ेगी तो यहां पर एमएनए के ऊपर इन कार्बन वर्षों को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो इस प्रभाव को निवारण के रूप में मैं आपको निवारण भी बता देता हूं, यहां पर बता देते हैं निवारण किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए निवारण के रूप में और कौन से प्रभाव, प्रतिचुंबकन प्रभाव। तो बल रेखाएं यानी इसको दोष को पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता। प्रतिचुंबकन प्रभाव अपन ने किसको कहा कि बल रेखाएं तिरछी होने, अब देखो तिरछी हो गई
तो अपन उसको वापस सीधा नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पर अपने कार्बन पर से जो अधिकतम ईएमएफ वाली कुंडली के पास आ गए, जिसके कारण स्पार्किंग ज़्यादा हो रही है, यानी इसके यहाँ पर दोनों जो चालक के एक सिरा यहाँ पर होगा, एक सिरा यहाँ पर शॉर्ट कर दिया चालक को, अगर पीछे घूम कर आएगा तो उसको शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करने के कारण क्या होगा, और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र इसको काटेगा, काटने से उस चालक के शॉर्ट हुए चालक के अंदर ईएमएफ वृद्धि होने से स्पार्किंग बढ़ी, लेकिन स्पार्किंग को अपन को कम करना पड़ेगा। तो कैसे, एमएनए पे किसका आया, तो एमएनए पे किसका आने से क्या होगा, यानी अपन कह सकते हैं कि कार्बन ब्रशों को एमएनए पर खिसकाया जाए, निवारण के रूप में इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको टीपीटी बताया, बल रेखाओं को तिरछी भी कर दिया इसने, आर्मेचर रिएक्शन के कारण बल रेखाएं तिरछी हुई, उस प्रभाव को सिर्फ अपन ने क्या बोला, प्रतिचुंबकन प्रभाव बोला। लेकिन ये जो है चुंबकीय क्षेत्र इन बल रेखाओं को तिरछी करने के साथ साथ, इन बल रेखाओं को तिरछी करने के साथ साथ ये क्या करता है, जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है इसको दुर्बल बनाता है। देखो, ये प्रतिचुंबकीय बल रेखा तिरछी करता है, इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रॉयड, यानी विकृति भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर कहीं विकृति शब्द आता है तो इसका मतलब भी क्या होता है कि आपकी बल रेखाएं तिरछी हो गई, मतलब वहां प्रभाव कौन सा होगा, प्रतिचुंबकन। विकृति का मतलब ऐसा नहीं होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं अवशिष्ट चुंबक तो वह पूर्णतः समाप्त हो चुका है, इसको अपन डिस्ट्रॉयड भी बोलते हैं, डिस्ट्रॉयड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो बल रेखा यहां से मान लीजिए अगर बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 20 वेबर, तो 20 वेबर जो बल रेखाएं किसकी है, मुख्य फील्ड की है। आर्मेचर के रिएक्शन के कारण यहां पर बल रेखाओं की संख्या में कमी होकर 15 वेबर रह गई, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण इसने क्या किया, यानी जो अपना विचुंबकन प्रभाव है, ये प्रभाव क्या कहलाया अपना, तो देखो इस प्रभाव का मैं जिक्र थोड़ा कर लेता हूं, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा, तो देखिए विचुंबकन प्रभाव की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या किया गया, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल बना दिया गया, या उनके संख्या में क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, यानी मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल या इनकी संख्या में कमी कर दी जाती है आर्मेचर के फ्लक्स द्वारा। आर्मेचर के फ्लक्स के द्वारा बल रेखाओं को तिरछी करने के साथ साथ इनकी संख्या में या तो कमी कर दी जाती है या उसको दुर्बल बना दिया जाता है। जब संख्या के मान में कमी हो जाएगी तो अपन ने ईएमएफ का समीकरण पढ़ा था कि E बराबर क्या होता है, फाई जेड एन पी अपॉन 60 गुणा ए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो फ्लक्स है, यानी कि देखिए ये कुछ चीज़ें फिक्स होती है, चालकों की संख्या, पोलों की संख्या, पथों की संख्या, और आपके ये 60 वैल्यू जो फिक्स है। अब घूर्णन गति भी फिक्स मान लीजिए एक समय के लिए, तो बात कौन रह गया यहाँ पर, ईएमएफ है वो किस पर निर्भर कर रहा है, फ्लक्स पर निर्भर कर रहा है। यानी कि अगर फ्लक्स पर प्रभाव पड़ा, फ्लक्स कम हुआ तो पैदा होने वाले ईएमएफ पर भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो विचुंबकन प्रभाव है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी हो जाएगी, उसको दुर्बल बना दिया जाएगा। तो भैया क्या करना पड़े, तो ऐसा काम किया जाए कि जो जितनी कमी हुई है उतनी संख्या में वापस में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो इसके लिए देखो एक निवारण खोजा गया कि इसके लिए अपने को क्या करनी पड़ी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है क्या होती है, इसकी भी मैं विवेचना करूंगा। तो देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कॉइल या प्रतिकारी, या इसको अपन समकारी भी कह सकते हैं, कुंडल। देखो नाम से पता चल रहा है क्षति पूर्ति, यानी जो क्षति हुई है चुंबकीय क्षेत्र में उस क्षति की पूर्ति करने के लिए जो कॉइल प्रयोग की जाती है उसे अपन कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो देखिए कमी कर दी, तो ये कमी जो की है इसकी अपन पूर्ति कर रहे हैं, तो पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए अपना ये जनरेटर का ये फील्ड है, मुख्य फील्ड है, और ये क्या है अपना आर्मेचर है,
यहाँ पर क्या संयोजित किया जाता है, लोड। ये मैंने शंट जनरेटर का एक सामान्य डायग्राम बनाया है। अब जब भी लोड की धारा बढ़ती है, यानी लोड की धारा बढ़ेगी तो किसकी धारा बढ़ती है, आर्मेचर की धारा में वृद्धि होती है। इधर से जो धारा आएगी वो शंट फील्ड की, तो यहाँ पर आर्मेचर की धारा है वो किस किस पर निर्भर करती है, शंट फील्ड प्लस लोड पर। लेकिन ये क्या रहती है, स्थिर रहती है, और ये स्थिर है तो डिपेंड किस पे करेगी, आर्मेचर की करंट लोड पर। तो लोड की धारा बढ़ने से मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुई, क्योंकि इसके फ्लक्स ने क्या किया, इसके चुंबकीय क्षेत्र ने इसका क्या किया, विरोध किया। विरोध करने के कारण यहाँ पर जो 20 वेबर पहले पैदा हो रहा था, अब शेष कितना रह जाएगा, 15 वेबर। तो ऐसा कोई चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जाए अपने द्वारा कि वो क्या कर लें कि उसको वापस जितना कमी हुई है उसी को वापस पूर्ति कर दें। तो भैया इसके लिए क्या प्रयोग किया अपन ने, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग की जाती है ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, आर्मेचर की श्रेणी में जोड़ी जाती है। कोई सा भी जनित्र हो आर्मेचर की श्रेणी, लेकिन अगर सीरीज जनरेटर है तो सीरीज फील्ड के टर्नों की संख्या में भी वृद्धि कर देंगे, ठीक है। शंट जनरेटर है तो अलग से अपने को बड़े जो साइज की जो जनरेटर होता है शंट जनरेटर, तो वहां पर अपने को अलग से ही वाइंडिंग प्रयोग करनी पड़ेगी। और आपके कंपाउंड है तो वहां पर भी अपने सीरीज के क्या कर सकते हैं, टर्नों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन वो कम्युलेटिव में ही हो सकता है। अगर वो डिफरेंशियल हुआ तो अपने को ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग अलग से ही प्रयोग में लानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र डिफरेंशियल में क्या होता है, आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सीरीज फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, विरोधी होता है। लेकिन अपने को कंपनसेटिंग का चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनाना है कि आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करें कौन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन सहयोग किसका करें, मुख्य फील्ड का, ठीक है। तो मैं देखो यहां पर क्या करता हूं, इसके श्रेणी में फील्ड जोड़ देता हूं, और इस फील्ड का जो संयोजन है वो देखिए, अगर पोलों की बात करूं तो पोलों पर सबसे पहले जो लपेटी जाती है वो सीरीज फील्ड लपेटी जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो आपके शंट फील्ड सबसे पहले जोड़ी जाती है, शंट फील्ड E1 और E2, फिर उसके ऊपर लपेटी जाती है सीरीज, और सीरीज के ऊपर अपन कौन सी लपेट सकता है, कंपनसेटिंग। और देखिए कंपनसेटिंग जो सिरे होते हैं उनको दिखाया जाता है B1 और आपके B2 के द्वारा, कंपनसेटिंग C1 और आपके C2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लपेटा जाता है। अब देखिए इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सहयोगी। और इस सीरीज फील्ड का और आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस प्रकार का होता है, विरोधी। अब जितना क्या किया, इस आर्मेचर ने इसका विरोध किया, यानी 15 वेबर किया, लेकिन इसने क्या किया, अब देखो इसमें क्या होगा, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की करंट होती है वो किसके बराबर होती है, आर्मेचर की करंट। जब भी लोड में वृद्धि होने पर आर्मेचर की करंट में जितनी वृद्धि होगी उतनी कंपनसेटिंग वाइंडिंग की करंट में वृद्धि होगी, और कंपनसेटिंग उतना ही फ्लक्स पैदा करती है जितना आर्मेचर। तो इसके प्रभाव को इसने क्या कर दिया, निराकृत कर दिया। या इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि इसके फ्लक्स ने क्या किया, इसका इतना सहयोग कर दिया कि जितनी कमी हुई उसकी इसने क्या कर दी, वापस पूर्ति कर दी। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र अपना रेगुलर उतना ही बना रहता है और वोल्टेज के मान में गिरावट नहीं आती। तो इस प्रकार से अपन बीज चुंबकन प्रभाव को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।